हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आप जो अभी चंडीगढ़ जेबीटी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जहाँ पर भी आपका जनरल अवेयरनेस या फिर जहाँ पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, तो ये टॉपिक तो हमें पता ही होना चाहिए और इससे संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। कुछ कॉमन जैसे अनुच्छेद हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इसमें 36 से लेकर 51 तक ऐसे हमारे आर्टिकल्स हैं जिनमें अलग अलग जो बातें हैं वो बनाई गई हैं या फिर बताई गई हैं। ठीक है, तो उसी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर सीधा टॉपिक की ओर इसमें हम सीधा शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में मिलता है। ठीक है, तो संविधान के काफ़ी सारे भाग हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं तो वो कौन से पार्ट में मिलते हैं, तो हमारे भाग 4 में मिलते हैं। और जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल के बीच में मिलते हैं, तो 36 से 51 के बीच में सारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली थी। यानी कि अगर कोई पूछे कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए थे, तो ये आयरलैंड से लिए गए थे। हम इस तरह से बोल सकते हैं कि बड़े आए नीति निर्देशक सिद्धांत देने वाले, तो बड़े आए मतलब आयरलैंड। इस तरह से आप थोड़ा सा इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि बड़े आए नीति निर्देशक सिद्धांत देने वाले। ठीक है, तो नीति बनाने वाले, तो आपको याद रहेगा कि आए मतलब आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, इनको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं दी गई है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लागू नहीं किया गया है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी जो राज्य है इसको अपने राज्य में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जो जितने भी हमारे स्टेट हैं वो इसे ज़रूर अपनाएंगे विधि बनाने में। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। यानी कि आधारभूत का मतलब एक पूरी जो नींव होती है ना, वो इसको माना गया है। अब आता है एक नोट। ठीक है, नोट आता है हमारे पास कि BR अम्बेडकर ने राज्य की नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता बताया था। अगर हमारे कुछ नाम हमारे सामने आ जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं या फिर कहें बहुत ही दिग्गज हैं, जैसे हमारे BR अम्बेडकर जी के बारे में हम लोग बात करें, तो इनका जो स्टेटमेंट है ना वो बहुत आपके सवाल आपके जो एग्जाम है उसमें पूछ लिया जाएगा कि ये किसने कहा था कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता, ये किसने कहा था, तो हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। आप ये जो भी सारी नॉलेज देख रहे हैं ये लूसेंट बुक से मैंने उठाया हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो बुक नहीं खरीद पाते हैं, नहीं हो पाता है, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप यहाँ से बिल्कुल हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है और इतनी अच्छी हिंदी लिखी हुई है, इतनी अच्छी डिटेलिंग में टॉपिक को दिया हुआ है कि आपको कोई भी समझने में दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश। भारत के संविधान में जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, कल्याणकारी राज्य कौन से होते हैं भाई? कल्याणकारी राज्य वो होते हैं जो अपने राज्य में रहने वाले लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, एटलीस्ट इन 3 चीज़ों को तो मुहैया करवाए। लेकिन इसके साथ साथ एजुकेशन है, आर्थिक सहायता है, चिकित्सा सुविधा है, हॉस्पिटल है, रेलवे है, परिवहन है, ये सारी चीज़ें भी राज्य जब अपने नागरिकों को देता है तो वो एक कल्याणकारी राज्य कहलाने लग जाता है। तो भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को ऐड किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। सामाजिक यानी कोई भेदभाव ना हो, सभी इक्वल हो, एजुकेशन सबको मिले, और आर्थिक प्रजातंत्र यानी कि सभी की आर्थिक जो तंगी है वो दूर की जा सके, सभी को रोजगार मिले। ठीक है, और रोजगार गारंटी भी मिले, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में, किसके उद्देश्य से, देखो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों को हमने संविधान में किस उद्देश्य से रखा है, ताकि सामाजिक और आर्थिक जो प्रजातंत्र है उसकी स्थापना की जाए। हमने इसीलिए इसको जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको संविधान में ऐड किया है। अब आपके सामने एक और नोट आता है।
इस तरह के नोट जो होते हैं ना, आप ये वाले डिटेलिंग भी छोड़ दोगे चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे नोट लिखा हो ना, वो डिटेलिंग एग्जामिनर नहीं छोड़ता कभी भी। वो कहेगा मैं तो यहीं से पूछूंगा, ठीक है। तो आप कहीं भी नोट जैसा कोई मिल, जैसे हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी साइड में कोई इस तरह से चीज़ें बनाएंगी और उसमें नॉलेज लिख दी जाती है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं और एग्जामिनर वहीं से सवाल पूछने लग जाता है। तो नोट दिया हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर को जारी किया जाएगा। यानी कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अनुदेश प्रपत्र जारी किया गया था, ठीक है। और इसमें कुछ बातें लिखी गई थी और ये भी कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, जो भारत के हमारे गवर्नर जनरल हैं और प्रांत के गवर्नर हैं वो इसको जारी करेंगे पूरे स्टेट में। अब आ जाता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। चलिए, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल 38 आता है। अब आर्टिकल 38 क्या कहता है देख लेते हैं। इसमें लिखा है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। यानी कि जो आर्टिकल 38 है उसमें कहा है कि जो राज्य है वो एक लोक कल्याण की व्यवस्था करेगा जिसमें रहने वाले सारे जो नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, और राजनीतिक न्याय उनको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद है आर्टिकल 39 में लिखा है कि इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है। यानी कि जो आर्टिकल हमारा 39 है उसमें कहा है कि आर्थिक न्याय सबको दिया जाएगा। आर्टिकल 38 में लिखा है कि सबको सामाजिक, आर्थिक, नागरिक, राजनीतिक हर टाइप का न्याय मिलेगा। लेकिन आर्टिकल 39 की बात करते हैं तो इसमें उन्होंने स्पेशली बोला है आर्टिकल 39 में कि हमें आर्थिक न्याय देना है। आर्टिकल 39 क में लिखा है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को अपनी जीविका को चलाने के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार उनको दिया ही जाएगा, ठीक है। और फिर है आर्टिकल 39 ख, इसमें लिखा है कि समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। इस खंड के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर देगा। यानी अब ये कह रहे हैं समुदाय की जो भौतिक संपदा है उसका जो स्वामित्व है और उस पर जो कंट्रोल है उसको बांटा जाएगा और इस तरह से बांटा जाएगा कि जो सामूहिक हित हैं, सभी के जो हित हैं उसको साधा जा सके, ठीक है, वो सभी को मिल सके। 39 ग में लिखा है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्रण हो, यानी धन का समान वितरण हो। या सीधी तौर पे हम बात कर लें कि आर्टिकल 39 ग कहता है कि धन का वितरण जो है वो समान हो, सभी को प्रॉपर धन मिले, ठीक है। हमारे इंडिया में देख लो, कहीं और देख लो, हम अमीर और गरीब में हम बटे हुए हैं और इसी वजह से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। कहा तो गया है संविधान में आर्टिकल 39 ग में कि हमें धन का जो बंटवारा हम करेंगे, वितरण करेंगे, वो समान होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में आप देखोगे सोसाइटी में जाके ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि संविधान में जो चीज़ें ऐड की गई थी वो अच्छे के लिए की गई थी। अब लोग जितने ज़्यादा जागरूक होते चले जा रहे हैं वो उन चीज़ों को मानना ही बंद कर दे रहे हैं या फिर वो ओवर ही मान ले रहे हैं कि नहीं मेरा ही अधिकार है, मेरा यही है, मैं किसी भी तरह का डिसीजन ले सकता हूँ। लेकिन डिसीजन लेने से पहले हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है। आर्टिकल 39 घ में लिखा है पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ कि आप जैसे लेबर वाले काम करते हैं कुछ, ठीक है, तो वहाँ पर जो आदमियों की सैलरी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 700 होती है, ठीक है। जो आदमी होते हैं उनकी सैलरी 700 होती है, जो औरतें होती हैं उनकी सैलरी 400 होती है, यानी आदमियों को 300 रुपये दिहाड़ी ज़्यादा मिलती है, जबकि वो काम सेम ही कर रहे होते हैं, ठीक है। महिला पुरुष दोनों सेम काम कर रहे होते हैं लेकिन सैलरी में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। एक और एग्जांपल मिल जाता है इसमें, फिल्म इंडस्ट्री में आप बात करोगे तो हीरो को सैलरी ज़्यादा मिलती है,
हीरोइन को सैलरी कम मिलती है। ठीक है, आपने कहीं मैंने इंटरव्यू में देखा था, बताया था, उसी के माध्यम से बता रही हूँ कि हीरोइन को बहुत ही हीरो से काफ़ी ज़्यादा कम जो पैसे हैं वो दिए जाते हैं, हीरो को ज़्यादा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें उन्होंने बोल के रखा है आर्टिकल 39 घ में कि चाहे पुरुष और महिला सेम काम है तो सेम ही उन्हें वेतन दिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग काम होंगे तो अलग अलग, वो तो पोजीशन के अकॉर्डिंग है ना, कि आप कोई मैनेजर है, कोई बॉस है, तो उसकी सैलरी सेम तो नहीं हो सकती ना। ठीक है, लेकिन अगर स्त्री पुरुष दोनों काम कर रहे हैं और सेम ही काम है तो फिर सेम आपको सैलरी देनी पड़ेगी। अनुच्छेद 39 ड़ में लिखा है कि कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्थन का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। सीधी सी बात करी है यहाँ पर कि जो कर्मचारी हैं, जो कर्मकार हैं, उनकी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा और ऐसा भी हमें देखना पड़ेगा कि नागरिकों को ऐसे ऐसे रोजगार ना करना पड़े जो उनकी हेल्थ के लिए तो खराब ही है, अब वो गरीब, उनको खाने पीने के लिए तो चाहिए। तो सरकार ने ये चीज़ करी है कि ऐसे नागरिकों को ऐसा रोजगार ना करना पड़े जो उनकी आयु के अनुकूल ना हो या उनकी शक्ति के अनुकूल ना हो। आयु के अनुकूल जैसे कुछ बच्चों को चाइल्ड लेबर में लगा देते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ मना करी है, वो आयु के अकॉर्डिंग नहीं है उनका। चाइल्ड लेबर बच्चे कहाँ इतना भारी भरकम ईंटें उठाएंगे। ठीक है, और शक्ति के अनुकूल होता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो बूढ़े लोग नहीं कर पाते हैं, केवल जो जवान होते हैं, युवा लोग होते हैं, वही उनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ होती है, तो वो चीज़ का भी उन्होंने यहाँ पर ख्याल रखा है। आर्टिकल 39 च में लिखा है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर, मतलब बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण दिया जाएगा, विकास के अवसर दिए जाएंगे और सुविधाएं भी बच्चों को दी जाएंगी। बालकों व अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से और नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायत, ठीक है, तो याद रखना कि ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, ये आया हुआ क्वेश्चन है ये आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल 40 जो है इसमें हमारे ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। ठीक है, तो अगर आर्टिकल देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं आपको सारे याद हो जाएंगे, एटलीस्ट इसमें से आप पूरा सोच के बैठो कि मैं इसमें से कम 10 तो मैं याद करके ही रहूँगी या 5 ही याद करके रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, तो वो चीज़ कम से कम कुछ ना सही से होगा ना कि यार इतने आर्टिकल कौन याद रखेगा। आप उसमें से 5 याद रख लो, फिर अगली बार और 5 याद रख लेना, है ना, धीरे धीरे करके याद रखोगे तो वो चीज़ रहेगी। अभी आर्टिकल 40 है, आपको हमेशा याद रहेगा कि ग्राम पंचायत जो है वो 40 में ही दिया गया है। 41 में लिखा है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आपको दिया जाएगा। कुछ दशाओं में काम का, शिक्षा का और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब कुछ दशाओं का मतलब क्या है? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा कोविड है, क्योंकि कोविड एक ऐसी दशा बन चुकी थी, एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी जहाँ पर लोगों को काम की ज़रूरत थी, शिक्षा की ज़रूरत थी, तो वो प्रोवाइड की गई थी, है ना। लोगों को काम का मतलब ये नहीं था उन्हें दिहाड़ी दे दी गई थी, लेकिन फिर भी उनके लिए जो लोक सहायता है, लोगों ने आके उनको हेल्प करी, कपड़े दिए, खाना दिया, उनको सपोर्ट किया काफ़ी ज़्यादा। एजुकेशन तो हमने ऑनलाइन को चला ही रखा, हमने बंद नहीं किया एजुकेशन को, हमने उसको कंटिन्यू रखा। ठीक है, और कुछ लोगों को काम भी हमने करने दिया, जैसे सब्जी बेचने वाला, क्योंकि लोगों को वो चाहिए होती हैं। ठीक है, ग्रोसरी वाली जो खाने पीने से संबंधित जो दुकानें थी वो हमने वहाँ पे चलने दी थी, क्योंकि वो हमारे ज़िंदा रहने के लिए आवश्यक चीज़ें थी। ठीक है, तो उसको भी हमने उसमें रहने दिया था, उनकी दुकानें बंद नहीं करवाई थी। उसके बाद आर्टिकल 42 कहता है कि काम की न्यायसंगत और मान वोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है, काम की न्याय संगत, यानी काम मिल रहा है तो आपको साथ न्याय भी होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं जो कि जिनसे काम ज़्यादा करवाया जाता है लेकिन सैलरी कम दी जाती है। काम के घंटे बढ़ा देते हैं, सैलरी कुछ नहीं बढ़ाते हैं। आर्टिकल 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। ठीक है, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी कामगार हैं, उनको निर्वाचन मजदूरी दी जाएगी। ठीक है, यानी सैलरी सेट कर दी जाती है कि आपको ये काम है तो आपको इतने पैसे जो है वो इसके दिए जाएंगे, चाहे महिलाएं पुरुष हैं। और आपके कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन भी दिया जाए। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मतलब कि जो कुछ लोग होते हैं जो घर से ही काम करते हैं, जैसे पापड़ बनाने का काम करते हैं, गोलगप्पे बनाने का काम करते हैं, धूप बत्ती बनाने का, मोमबत्ती बनाने का काम करते हैं। तो जो लोग घर में ही रहकर प्रोडक्ट को बनाते हैं फिर बाद में सेल करते हैं या
उसको बाद में इकट्ठा बना के बेच देते हैं, पटाखे बनाने का काम करते हैं। तो जो घर में ही काम करते हैं उसको हम कुटीर उद्योग कहते हैं, ठीक है। जो घर से अपना काम शुरू कर रहे होते हैं छोटे लेवल पर, जैसे आपने देखा होगा कुछ उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ लकड़ियों से चीज़ें बनाते हैं, कुछ पोटली बना रहे होते हैं, है ना, तो वो चीज़ भी घर से चल रही होती है। आर्टिकल 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता भी आपको संहिता भी आपको दी जाएगी। आर्टिकल 46 कहता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या कोई भी अन्य दुर्बल वर्ग हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, उनको जो है वो शिक्षा और ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। आर्टिकल 47 कहता है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। स्टेट को, जो राज्य है, उनको स्पष्ट बोल दिया गया है कि पोषाहार स्तर का मतलब है कि हमारा मेरे ख्याल से इसको संधि विच्छेद करेंगे तो शायद पोशाक और आहार बनेगा शायद, ठीक है। तो मतलब आपको कपड़े और खाना, ठीक है, वो भी उसका प्रबंध करना, लोगों जो आपकी स्टेट में रह रहे हैं। जीवन स्तर को ऊंचा करना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गरीबी में पड़े हुए हैं या फिर अनपढ़ ही बना रखा है। हमने शिक्षा को करने के लिए तभी गाँव तक स्कूल पहुँचा दिए ताकि एजुकेशन बच्चों को मिलने लगे। और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का भी, लोक स्वास्थ्य यानी कि हॉस्पिटल बनाए जाएं। कोरोना के टाइम में हॉस्पिटल की कितनी कमी हो गई थी, कोरोना के बाद हॉस्पिटल बनाए जाने लगे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमने उस वक्त ये महसूस किया कि हॉस्पिटल और बनने चाहिए, क्योंकि लोगों को बेड ही नहीं मिल रहे थे, जगह नीचे पड़े हुए थे वो, और कई बार तो डॉक्टर ही मौजूद नहीं थे क्योंकि डॉक्टर ही कम पड़ गए थे उस टाइम पे। तो ये लोगों के स्वास्थ्य सुधार का भी काम राज्य को ही दिया गया होता है। हमारे पास आता है आर्टिकल 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 48 में हमें कृषि और पशुपालन का भी बात की गई है। 48 क में कहा है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा भी आपको करनी पड़ेगी। अभी लद्दाख में चला हुआ है प्रोटेस्ट, अपने 3 इडियट जिनके ऊपर मूवी बनाई गई थी, वुंगशुक वांगडू, मेरे ख्याल से सोनम वुंगशुक वांगडू ऐसे कुछ उनका नाम है। तो वो पर्यावरण को बचाने के लिए वहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से 21-22 दिन से ज़्यादा हो गया उनको भूखे हुए, सिर्फ पानी पी के अपना गुजारा कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है कुछ, वो ना लागू किया जाए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हम बिल्डिंगें बना लेंगे लोग, और फिर जो लद्दाख की नेचुरल ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आर्टिकल 48 क में ये कहा है कि वन एवं वन्य जीवों की रक्षा भी आपको करनी है। आर्टिकल 49 में कहा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुओं का संरक्षण। अब राष्ट्रीय महत्व के स्मारक आपने देखा होगा कि जैसे अपना लाल किला है, अभी फ़िलहाल तो राम मंदिर भी बन चुका है, और वृंदावन है, बनारस है, मथुरा है, ठीक है। ये ऐसी जगहें हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है। जैसे अपना आगरा जो है, ताजमहल के लिए कोई भी दूसरा देखेंगे ना कि हाँ जी इंडिया में घूमने वाले पर्यटन स्थल कौन से हैं, तो इस सब चीज़ों के नाम आते हैं क्योंकि ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। स्थान कितने सारी जगह हैं, ठीक है, वस्तुएं कितनी बनाई जाती हैं, कितने जो जैसे वल्लभ भाई पटेल हैं, मेरे ख्याल से और भी महात्मा गांधी जी हैं, अपने सुभाष चंद्र बोस हैं, BR अम्बेडकर हैं, इनकी प्रतिमाएं बड़ी बड़ी लगाई जा रही होती हैं, तो उनका भी संरक्षण करना हमें पड़ेगा। ऐसा नहीं क्योंकि लोग गुस्से में फोड़ देते हैं, उनको तोड़ देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल अलग होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड ना हो, या ऐसा ना हो कि कार्यपालिका न्यायपालिका पर हावी हो रही हो या फिर न्यायपालिका अपने सारे काम कार्यपालिका से करवा रही हो। दोनों अलग अलग हों, दोनों का अपने अपने कार्य क्षेत्र हों, दोनों का अपना अपना काम हो और स्वतंत्र रूप से वो काम करें। आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि उपयुक्त। अच्छा, आर्टिकल जो 51 है लास्ट, वो कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये भी मैंने एक टेस्ट अटेम्प्ट किया था, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा था। एक तो 40 वाला पूछा था, उसमें ग्राम पंचायत की बात की गई थी, और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो बात आती है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, तो ये आर्टिकल 51 आता है। ये भी आर्टिकल आप याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है, ठीक है। मैं भी इसको करके हटी थी इसलिए बता रही हूँ मैं। उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निदेशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आर्टिकल 350 क कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। चलिए ये देखिए, ये जो है ना आर्टिकल आपके लास्ट, इनको जबान पर रट लो।
आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल 350 कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। आजकल के टाइम पे मदर टंग ही चली हुई है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है ये 350 में कहा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा देनी है। और आर्टिकल 351 कहता है हिंदी को प्रोत्साहन देना। अब इंडिया में रहकर हमें इस तरह के आर्टिकल बनाने पड़े हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ये तो शर्म की बात है ना, क्योंकि इंडिया में भाषा ही अपनी हिंदी और हम हिंदी को अपनी इंडिया में ही प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं, तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। पर चलो अब नहीं मरेंगे हम, क्योंकि ऑफकोर्स हम इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दोनों भाषा को करो ना, फिर भी हम हिंदी को बिल्कुल ही भूलते चले जा रहे हैं। तो आर्टिकल 351 जो है ये हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात करता है। आर्टिकल 350 कहता है कि प्राइमरी लेवल पर जो है वो अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। जो आर्टिकल 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। जो हमारा आर्टिकल 50 है वो कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा मेरे ख्याल से यहीं पे ये टॉपिक कवर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक। तो मैंने आपको बोला कि जो इंपॉर्टेंट थे, जो मैं भी टेस्ट में अटैम्प्ट करके हटी हूँ, मैंने उनको स्पेशली बता दिया कि ये वाले पूछे जा रहे हैं भाई, कई बार देख चुकी हूँ ना, इसलिए मैंने आपको स्पेशली हाईलाइट कर दिया। बीच में कि कोई बहुत ही मुश्किल से पूछ रहे हैं कि हाँ ये, ठीक है, तो कुछ आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आपने ज़रूर याद रखना है। जैसे अपना ये आर्टिकल 39 जिसमें लिखा है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये वाला भी आपने याद रखना है। ये वाले मैंने देखा था, मैं भूल गई थी बताना, ठीक है। तो अनुच्छेद 39 है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। तो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी इसके अगर आपको MCQ क्वेश्चन चाहिए तो वो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इतना वक्त दिया आपने। आपको अच्छे समझ में आया होगा, हिंदी तो आपको सबको समझ में आती है और बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ये। मैंने सोर्स भी बता दिया कि कहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो ना। चलिए, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।